to Somyos Academy, where you can improve your English. So today in this lecture we are going to discuss a very interesting topic, that is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग न्यू वीडियोस। सो टुडे द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हम डिस्कशन क्या करेंगे इस टॉपिक में। पर्टिकुलरली आज के जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस लेक्चर में हम पहले डिस्कशन करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस सब्जेक्ट वर्ब, और यू कैन से व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड लास्ट वी विल डिस्कस सम रूल्स ऑफ दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली बात यह है कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट रहता है कि नहीं, तो सब्जेक्ट का काम क्या है और है क्या चीज ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज नथिंग, सिंपली इट इज ए वर्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस व्हिच परफॉर्म्स एन एक्शन, जो कि कुछ काम को करता है, जो कुछ कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट मे बी ए पर्सन और ए थिंग। ठीक है, the subject in a sentence may be a person or a thing and it performs some action, जो कुछ काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट you can write it as subject performs an action in a sentence। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ काम करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और एक ये भी आप बोल सकते हैं कि पुराने बचपन में हम लोग ये बोलते थे कि the person who does himself or makes others to do is known as subject, ऐसे करके कुछ बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वर्ब आ गया। वर्ब क्या है, वर्ब इज नथिंग, सिंपली इट इज एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब इज एन एक्शन, is an action performed by the subject। verb is an action performed by the subject। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, verb कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कम से कम सब्जेक्ट क्या है, verb क्या है, उसके बारे में कुछ आइडिया मिला। एक एग्जांपल लेकर उसको और डिटेल समझ लेते हैं। Ramesh goes to market। Ramesh goes to market। Here you can say that I have underlined Ramesh and goes। Forget about this, वो क्या है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, रमेश एंड गोज जो दो टू वर्ड को मैं अंडरलाइन किया हूँ, इसका मतलब ये है कि रमेश जो है यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है। देखिए, गोज होता है यहाँ पे जाने, इसका मतलब क्या है कि रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार जाता है। तो इसमें क्या है कि कार्य क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, रमेश जाता है। ठीक है, दैट मींस द वर्क परफॉर्म्ड इज गोज। तो ये हो गया आपका क्या, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जाने का जो कार्य हो रहा है, गोज जो हो रहा है, मतलब जाने का जो काम हो रहा है, उसको कौन कर रहा है, वो काम को जो कर रहा है वही सब्जेक्ट होगा। तो कौन जा रहा है, रमेश जा रहा है। सो रमेश इज द सब्जेक्ट हियर एंड गोज इज द वर्ब हियर। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। यहां पे दोनों सेंटेंस लगभग सेम है, बस यहाँ पे गोज था, यहाँ पे गो हुआ है। ऐसे क्यों हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। दिस इज नोन एज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो, रमेश गोज, रमेश जाता है, स्टूडेंट्स गो, बच्चे लोग या फिर छात्राओं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोज लगा, लेकिन यहाँ पे गो क्यों हो गया, इसीलिए यहाँ पे गोज था, बिकॉज यहाँ द सब्जेक्ट वाज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, when the subject is in third person singular number and the sentence is in present simple, at that time
द वर्ब इज एस और ईएस विथ इट, उसके साथ जो वर्ब रहता है उसके साथ हम एस और ईएस लगाना पड़ता है। ये ग्रामर का रूल बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हियर द सब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है आपका थर्ड पर्सन का है, बट इट इज नॉट इन सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर पे नहीं है। तो ये कौन से नंबर पे है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पे है। इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर देन इट विल फॉलो ए प्लूरल वर्ब, but here in this case the subject was singular number, so it was following the singular verb. That means आपको ये पता चल रहा है जो go जो होता है, go is a plural verb and goes is a singular verb, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। तो आप ये सोचोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था इसीलिए आप go को प्लूरल वर्ब बोल रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था goes को आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बोल रहे हो। सपोज आई विल से आई गो, आई गो, आई इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि आई का प्लूरल होता है वी। अगर यहाँ पे आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब गोज होना चाहिए, लेकिन ये गो क्यों हो रहा है? देखो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट plural verb, this is applicable only when your subject is in third person singular number or third person plural number, right? इसको हम तब फॉलो करेंगे जब आपका सब्जेक्ट किस में रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे रहेगा। याद रखिएगा, बस एक ही जगह है जहां पे आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वहां पे आपका सिंगुलर वर्ब गोज, मतलब कि मेन वर्ब में एस और एस लगेगा। बाकी जितने सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ने के बाद हर जगह पे आपका क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। समझ में आया? तो ये था आपका ट्रिक। तो ये जो ट्रिक आप आज देखें इससे आप लोगों को ये पता चल रहा है when the subject is in singular number it will carry the singular verb, when the subject is in plural number it will carry plural verb. That means singular subject singular verb, plural subject it will carry plural verb. This is the rule. तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमको अभी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ये एग्रीमेंट क्या है, हम लोगों के बीच में क्या समझौता हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं। In a sentence a verb is used in its suitable form following the suitable form according to the subject and its number। सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब अपना फॉर्म यूज, मतलब अपने फॉर्म में यूज होता है, whether it will be a singular verb or it will be a plural verb, it depends upon the subject in its number, ठीक है। subject in its number कर दीजिए, subject in its number। if the subject is in third person plural number then definitely the verb will be plural verb, if the subject is in third person singular number then obviously we will use the verb in singular form, ठीक है। तो इसी जो रूल होता है दिस इज नोन एज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका जिस हिसाब से यूज होगा अकॉर्डिंगली द वर्ब विल फॉलो इट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन इट विल कैरी द सिंगुलर वर्ब, if the plural the subject is in plural form then it will carry the plural verb, ठीक है। तो ये रूल जो है, ये जो चीज में बताया, it follows only when your subject is in third person, right? तो चलिए इसके बाद हम एक एक रूल को समझ लेते हैं।
look at the board. Here I have written the rule. First rule is singular subject, and these two singular subjects are joined by and. दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर मैं एंड से ज्वाइन करूंगा देन इट विल कैरी द प्लूरल वर्ब. कैसे प्लूरल वर्ब कैरी करेगा? एग्जांपल देखते हैं अभी. सपोज आई विल राइट जय एंड वीरू आर गुड फ्रेंड्स. आर गुड friends. Look at the board. Joy is the singular subject, or you can say singular noun also. Viru is also singular, right? And these two singular subjects are connected or joined by and. दोनों को मैं and से join किया हूँ. If these are joined by and, then the verb will be a plural verb. ये हमारा ग्रामर का रूल बता रहा है. ठीक है? तो और एक एग्जांपल देखिए he and I were playing हॉकी. ओ और मैं हम दोनों क्या कर रहे थे? हॉकी खेल रहे थे. Here he is the singular subject and I is also the singular subject, and these two singular subjects are connected by and. That's why they will carry a plural verb, and here the plural verb is were. ठीक है? तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट हुए हैं तो उनसे मतलब उनको अगर टोटल को अगर एक सब्जेक्ट मान लेंगे, इसको टोटल है कि नहीं सब्जेक्ट फ्रेज, तो वहां पे क्या होगा कि दे विल कैरी ए प्लूरल वर्ब. मतलब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर रहेंगे और वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे. इन दैट केस द वर्ब विल बी ए प्लूरल वर्ब. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है. क्या एक्सेप्शनल केस आता है? देखिए उसको. बहुत मजेदार चीज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. उसी का एक्सेप्शनल केस है. सपोज दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, हियर इट इज एंड, हियर इट इज अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट. बट ये सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले क्या रहेगा? आर्टिकल रहेगा. क्या रहेगा? आर्टिकल प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इस जगह पे आपको करना क्या चाहिए? एग्जांपल देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है बताएगा. पूरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. The director and the principal of the school are present here. Here I am writing the director and the principal of the school are present here. और एक सेंटेंस देखो. Sushma Swaraj was a great leader and speaker. Sushma Swaraj was a great leader and speaker. Here the first sentence I have written the director and the principal of the school are present. मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि स्कूल का जो डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल वो क्या है कि स्कूल में मतलब वो यहीं पे है. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है. और दूसरा सेंटेंस में मैं लिखा हूँ कि सुषमा स्वराज एक अच्छा लीडर और एक अच्छा स्पीकर थी. अच्छा, ये जो दोनों सेंटेंस में लिखा हूँ यहाँ पे आपको एक चीज को समझ में आ रहा है. यहाँ पे मैं यूज किया हूँ वाच है कि, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? आर सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है. यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज यू कैन सी दैट द फर्स्ट सेंटेंस में आपका ये हुआ है कि द सिंगुलर सब्जेक्ट द डायरेक्टर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल इज आल्सो प्रिंसिपल. डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ये दोनों क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है.
ये दोनों कैसे कनेक्ट किया गया है, बीच में एंड लगा है। लेकिन जो सेकंड सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उससे पहले मैं आर्टिकल द का इस्तेमाल किया हूं। अगर आर्टिकल द सेकंड सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका ये जो डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल ये एक इंसान नहीं है, एक आदमी नहीं है। तो ये क्या है कि ये डायरेक्टर भी अलग है और प्रिंसिपल भी अलग है। सो हियर इन दिस केस आई एम यूजिंग द सिंगुलर द प्लूरल वर्ब आर, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे द आर्टिकल को हटा दूं तो डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट अगर मैं लिख दिया तो ये हो गया आपका गलत। तो उसको सही कैसे करेंगे, तो इन दिस केस इट विल बी इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे द लगाऊंगा तो डायरेक्टर अलग पर्सन हो जाएगा, प्रिंसिपल एक अलग पर्सन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आर लगेगा। समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली सुषमा स्वराज वाज ए ग्रेट लीडर एंड स्पीकर। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता कि ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि मैं क्या है कि ग्रेट लीडर और स्पीकर दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इक्वल से सिंगुलर नाउन है, तो दोनों को बीच में मैं क्या लगाया हूँ, एंड से दोनों को कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। इफ आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द सेकंड सिंगुलर नाउन और सेकंड सिंगुलर सब्जेक्ट, देन यू कैन से दैट द लीडर एंड स्पीकर इज ए सेम पर्सन। जो आपका ग्रेट लीडर है वही इंसान आपका स्पीकर भी है। दैट्स व्हाई हियर आई कैन यूज द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगा कि सुषमा स्वराज वाज ए ग्रेट लीडर एंड ए स्पीकर, अगर मैं ये यहाँ पे ए लगा दूंगा ना, तो आपका इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए स्पीकर अलग इंसान है और ग्रेट लीडर जो है वो कोई अलग है, ये कोई दूसरा है। ठीक है, स्पीकर जो है ग्रेट लीडर वो नहीं है। अगर ऐसे होगा ना, इन दैट केस दोनों अगर अलग अलग इंसान हो जाएंगे तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बस सुषमा स्वराज को मेंशन करना चाह रहे हैं कि वही ग्रेट लीडर है और वही ग्रेट स्पीकर भी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रू समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल आपका ये कह रहा है, रूल नंबर 2 आपका ये कह रहा है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स are joined by either or neither nor। इसी केस में आपको क्या होगा, कौन से वर्ब रहेगा यहाँ पे, here the verb will be a singular verb। जो भी सेंटेंस में वर्ब रहेगा that verb will be a singular verb। देखो यहाँ पे either रविन और सचिन इज बैटिंग। either रविन और सचिन इज बैटिंग। यहाँ पे क्यों यहाँ पे इज लगा, देखो यहाँ पे रविन भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सचिन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट थिंग इज दैट these two singular subjects are used with either or। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आइदर और में यूज होगा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आइदर रविन और सचिन, इसका मतलब क्या होता है, रविन खेल रहा है, रविन बैटिंग कर रहा है या फिर सचिन बैटिंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों में से कोई एक बैटिंग कर रहा है। द बैट्समैन मे बी रविन और द बैट्समैन मे बी सचिन। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, दोनों साथ में बैटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? That's why the subject, as the subject is indicating the single person, that's why the
verb is the verb will also be the singular verb. और एक एग्जांपल देखिए, either Rahim or Ram was playing. Either Rahim or Ram was playing. यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल, रहीम एंड राम. रहीम is the singular subject, Ram is also singular subject, and these two singular subjects are joined by either or. That's why the verb will be singular verb. मतलब दोनों में से कोई एक ही खेल रहा था. अगर रहीम खेल रहा था तो राम नहीं खेल रहा था, अगर राम खेल रहा था तो रहीम नहीं खेल रहा था. ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही पर्सन वहां पे खेल रहा था. That's why यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया जाता है. ठीक है, और नाइदर नॉर का भी बस वही है. आई को हटा दो, नाइदर कर दो, यहाँ पे नॉर कर दो, हो गया, बात खत्म. नाइदर रहीम नॉर राम वाज प्लेइंग. रहीम नहीं खेल रहा था, राम भी नहीं खेल रहा था, मतलब दोनों में से कोई नहीं खेल रहा है. ठीक है, इसी जगह पे भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हियर सब्जेक्ट इज आल्सो सिंगुलर. दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, दोनों एक्टिव नहीं है. ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कि ये जो सब्जेक्ट है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर. मान लो कि दोनों सब्जेक्ट में से, ये इसका एक्सेप्शन कैसे, ध्यान दीजिए कि दोनों सब्जेक्ट में से मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और कोई दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, एंड दे आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर. तो उसी केस में आपको क्या करना पड़ेगा, द वर्ब विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट. यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा, आप उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते हो. वहां पे क्या करना पड़ेगा, लिख देता हूं उसका रूल पूरा. इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ए plural subject are joined by either or neither nor, then the verb will follow. Then the verb will follow the nearer subject. Nearer subject. ये रूल को पहले आप समझ लीजिए. ये रूल क्या कह रहा है, if a singular subject and a plural subject are joined by either or neither or, then the verb will follow the nearer subject. एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा. Neither the teacher nor the students are in the class. Neither the teacher nor the students are in the class. अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि हम जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट होते थे, वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे. देखो यहाँ पे आर लिखा हूं. क्यों यहाँ पे मैं आर लिखा हूं, बिकॉज हमारा जो रूल ये कह रहा है कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट. देखो यहाँ पे एक द टीचर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड दीज टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर नाइदर नॉर. ठीक है, आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर, कोई भी सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यूज किया गया है यहाँ पे. तो वर्ब किस हिसाब से यूज होगा, वेदर इट विल बी सिंगुलर वर्ब और इट विल बी ए प्लूरल वर्ब. कौन सी वर्ब होगा वो, इट विल बी द प्लूरल वर्ब. द वर्ब विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे टीचर एक सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स भी एक सब्जेक्ट है. बस ये देखना है कि वर्ब के पास, वर्ब के लिए नियरर सब्जेक्ट कौन सा है, ये टीचर उसके पास है या फिर स्टूडेंट्स उसके पास है.
डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसके पास है। इफ अगर स्टूडेंट्स इसके पास है, वर्ब के करीब है स्टूडेंट, ये जो वर्ब है सेकंड सब्जेक्ट जो है ये अगर उसके करीब है तो करीब में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का नंबर को वर्ब फॉलो करेगा। देखो इसका नंबर कौन सा है, प्लूरल है स्टूडेंट्स, है कि नहीं, प्लूरल इन नंबर, दैट्स व्हाई द वर्ब विल बी प्लूरल, दैट्स व्हाई इट विल बी आर। Neither the teacher nor the students are in the class। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टीचर की जगह स्टूडेंट्स लिख दूंगा, neither the students nor the teacher neither the students nor the teacher are in the class होगा कि क्या होगा, here in this place डेफिनेटली यहाँ पे इज हो जाएगा, आर होगा तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, इसको इज करना पड़ेगा। क्यों इज होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा रूल ये कह रहा है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं देन उसी सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो वर्ब नियरर सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। नियरर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टीचर है, स्टूडेंट इससे दूर है। अगर नियरर सब्जेक्ट उसका टीचर है तो टीचर का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई द वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, सो इट विल बी इज और वाज, जो आप कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, ये आज आप दो रूल पढ़े। चलिए नेक्स्ट रूल को अभी हम सीखते हैं। नेक्स्ट रूल को जानने से पहले एक चीज मैं आपको ये बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, neither he nor I play well। यहाँ पे एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, neither he nor I play well। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड these two singular subjects are joined by neither nor। neither nor से दोनों को हम कनेक्ट किए हैं, बट इसका रूल क्या कह रहा है, दोनों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, नाइदर नॉर से सिंगुलर सब्जेक्ट, आपका ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पे ये होगा आई के पास, यहाँ पे आई जिस लगा गया है यहाँ पे क्या सिंगुलर है, लेकिन आई के पास क्या रहता है हमारा हमेशा प्लेस लगेगा क्या, इट विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट है, सो इट विल बी आई प्ले वेल। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूंगा नाइदर आई नॉर ही, इट विल बी प्लेज वेल। ठीक है, क्योंकि इट विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट। नियरर सब्जेक्ट आपका क्या है, ही हो गया यहाँ पे, अगर ही है तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई द वर्ब विल फॉलो द सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि आपका ही है, नियरर सब्जेक्ट आपका ही है, उसको फॉलो करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है देन आप लोग इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।